इन विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स हमारा टॉपिक था मोस्ट जनरल मोशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट। और इस टॉपिक में अब तक हम किसी फ्लूइड एलिमेंट के दो नेबरिंग पॉइंट P एंड Q पर रिलेटिव वेलोसिटी, फ्लूइड एलिमेंट की रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कशन कर रहे थे। और इसके लिए हम पॉइंट Q पर रिलेटिव वेलोसिटी के दो पार्ट्स प्रूफ कर चुके हैं कि एक पार्ट ट्रांसलेशन पार्ट होगा, जबकि दूसरा पार्ट जो कि dr डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर v था, उसके भी दो कंपोनेंट्स थे, दो पार्ट थे, ओमेगा आई जे डी एक्स आई प्लस ई आई जे डी एक्स आई। इनमें से ओमेगा आई जे डी एक्स आई फ्लूइड एलिमेंट के मोशन का रोटेशन पार्ट था। आज हम ई आई जे डी एक्स आई के लिए प्रूफ करेंगे कि ये फ्लूइड एलिमेंट के मोशन का डिफॉर्मेशन पार्ट है। इसके लिए हम ई आई जे की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, या ई आई जे के लिए जो एक्सप्रेशन था यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि ई आई जे एक सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसके 9 कंपोनेंट्स होंगे। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट E11 देखते हैं, यानी यदि हम इस एक्सप्रेशन में I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 1 रखें तो हमें E11 मिलेगा, जो कि 1/2 डेल V1 बाई डेल x1 प्लस डेल V1 बाई डेल x1, यानी ब्रैकेट में होगा ट्वाइस ऑफ डेल V1 बाई डेल x1, 2 कैंसिल होकर E11 के लिए एक्सप्रेशन होगा डेल V1 बाई डेल x1। इसी तरह से E22 जब हम I और J दोनों के लिए 2 रखेंगे, I इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल्स टू 2 के केस में E22 होगा डेल V2 बाई डेल x2 और E33 डेल V3 बाई डेल x3 होगा। यानी डायगोनल एंट्रीज इस सिमेट्रिक टेंसर ई आई जे की डायगोनल एंट्रीज E11, E22 और E33 के लिए ये एक्सप्रेशन होंगे। अदर जो एंट्रीज होंगी E12 और E21, ये एंट्री हमें I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 2 रखने पर मिलेगी, और सिमेट्रिक टेंसर है तो E12 और E21 बराबर होंगे। तो E12 के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब हम J इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो हमें E32 मिलेगा, जो E23 के इक्वल होगा, और ये एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से हमें E31 और E13 मिलेगा, इसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे कि ई आई जे डी एक्स आई फ्लूइड एलिमेंट के मोशन का डिफॉर्मेशन पार्ट है। तो इसके लिए हम इस सेकेंड ऑर्डर टेंसर ई आई जे के कंपोनेंट्स का काइनेमेटिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे, यानी इनका प्रैक्टिकली इफेक्ट देखेंगे कि फ्लूइड एलिमेंट के मोशन पर इनका क्या इफेक्ट है, ये हम देखेंगे इसमें। अगर हम E11 के एक्सप्रेशन को देखें, वो है डेल V1 बाई डेल x1। यहाँ V1 x1 डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है, जबकि x1 डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है। तो डेल V1 बाई डेल x1 एक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V1 विद रेस्पेक्ट टू x1, यानी डेल V1 बाई डेल x1 V1 का x1 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन को व्यक्त कर रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा से, डेफिनेशन से हम जानते हैं इसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा। इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ई आई जे डी एक्स आई पॉइंट Q पर रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट ही है ई आई जे डी एक्स आई। तो जो ये वेलोसिटी होगी V1 x1 प्लस डेल x1, ये वेलोसिटी पॉइंट Q पर x1 डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी पॉइंट P पर x1 डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये x1 डायरेक्शन में P पॉइंट की Q पॉइंट से डिस्टेंस है, डेल x1 लेंथ पर है, यानी डेल x1 डिस्टेंस पर है पॉइंट Q। हम देख चुके हैं कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r था, जबकि पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर r प्लस डी आर था। यदि हम इसको x1, x2, x3 डायरेक्शंस में देखें, तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, x2, x3 हैं, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x1 प्लस डेल x1, x2 प्लस डेल x2, x3 प्लस डेल x3 होंगे। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट Q पर है, और ये वेलोसिटी पॉइंट P पर है,
यानी इस वेलोसिटी पॉइंट Q पर वेलोसिटी माइनस पॉइंट P पर वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में, x1 डायरेक्शन में, अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डेल x1। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने एक 3D फ्लूइड एलिमेंट इमेजिन किया और इस कन्वीनियंस के लिए हमने इसका एक फेस सेलेक्ट किया, ABCD फेस को हमने सेलेक्ट किया, और इस ABCD फेस को हमने ये भी मान लिया कि ये x1 x2 प्लेन में है, यानी ये x1 डायरेक्शन है और ये x2 डायरेक्शन है, यानी ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और इसी फेस के ऊपर हमने दो पॉइंट P और Q ले लिए, यानी इसी फ्लूइड एलिमेंट के दोनों पॉइंट हैं P और Q, तो ये पॉइंट P हुआ, ये पॉइंट Q हुआ। इन दोनों के बीच में x1 डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस देखें तो डेल x1 होगी। अब यहाँ इसका कहने का मीनिंग ये है कि पॉइंट Q पर वेलोसिटी यदि ज़्यादा होगी पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, यदि पॉइंट Q पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइड एलिमेंट का जो मास होगा वो इस पॉइंट पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये धीरे चलेगा जबकि ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो जब Q पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में इनके बीच की डिस्टेंस जो है या लेंथ डेल x1 इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर मतलब इसका साइज बढ़ जाएगा। और यदि Q पॉइंट पर वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में कम है तो इसकी यानी ये जो मास होगा P पॉइंट पर जो मास होगा वो Q पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा तेज़ी से, जबकि ये धीरे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, और उस सिचुएशन में इस एलिमेंट की शेप कम हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में ये श्रिंक होता जाएगा या संकुचित होता जाएगा, और इस सिचुएशन में ये इसका मैग्निफिकेशन होगा। तो डेल V1 बाई डेल x1 जो कि E11 है वो होगा रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द लेंथ डेल x1 इन x1 डायरेक्शन, यही हमने अभी बताया था। और इस प्रोसेस को यानी लेंथ डेल x1 में इंक्रीमेंट की प्रोसेस को, या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज हो, यानी मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन की इस प्रोसेस को हम एक शब्द कहते हैं जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन कहते हैं, यानी E11 रिलेटिव रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इन x1 डायरेक्शन। सिमिलरली E22 रिलेटिव रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इन x2 डायरेक्शन होगा, और E33 रिलेटिव रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इन x3 डायरेक्शन होगा। यानी बिल्कुल सिमिलर चीज़ें इस डायरेक्शन में भी होंगी, x2 डायरेक्शन में होंगी और x3 डायरेक्शन में भी होंगी। और इन कंपोनेंट्स को E11, E22 और E33 को हम नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन। और यदि हम E11, E22, E33 का फ्लूइड एलिमेंट के मोशन पर साइमल्टानियसली इफेक्ट देखें, यानी फ्लूइड एलिमेंट में डिस्टोर्शन कितना होगा, उस डिस्टोर्शन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और डेल्टा के लिए ये एक्सप्रेशन होगा जो कि क्लियर है कि x1 डायरेक्शन में dx1 लेंथ में इतना चेंज होगा जो कि E11 के कारण होगा, यानी इफेक्ट ऑफ E11, और x2 डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ E22, x3 डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ E33 माइनस dx1 dx2 dx3, यानी हम यहाँ रिलेटिव रेट ऑफ इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और तीनों डायरेक्शंस को एक साथ क्या इफेक्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो डेल्टा के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। dx1 यदि हम एक टर्म बता देते हैं कि dx1 इंटू dx2 इंटू dx3, वो टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो एक टर्म बचेगी हमारे पास डेल V1 बाई डेल x1 प्लस डेल V2 बाई डेल x2 प्लस डेल V3 बाई डेल x3, जो कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V होता है। इसको हम एक इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। तो ये डेल्टा होगा, यानी इन तीनों का साइमल्टानियस इफेक्ट ये होगा, विच शोज दैट ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ E11, E22, E33 द डिस्टोर्शन इन द फ्लूइड एलिमेंट इज द रिलेटिव चेंज
in size, but shape of the fluid element is similar, that is the change in volume, and therefore delta is known as dilation of the fluid element. यानी इस डेल्टा के कारण या इन तीनों जिनको हम नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं E11, E22, E33, इनके कारण फ्लूइड एलिमेंट में जो डिस्टॉर्शन होगा उससे फ्लूइड एलिमेंट का साइज चेंज होगा, फ्लूइड एलिमेंट की शेप वैसी ही रहेगी जैसी कि पहले थी। यानी ये सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए फ्लूइड एलिमेंट की ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल फ्लूइड एलिमेंट ये है, अगर डिक्रीज होंगी लेंथ तो ये शेप हो जाएगी फ्लूइड एलिमेंट की, और अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो यानी डेल्टा का इफेक्ट, उस सिचुएशन में इसका साइज बढ़ जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम चेंज होगा और डेल्टा को हम डायलेशन कहते हैं। यानी आज के टॉपिक में हमने जो EIJ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 के डायगोनल एंट्रीज E11, E22, E33 जिनको नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कहते हैं, उनका इफेक्ट देखा फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर। नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन फ्लूइड एलिमेंट के साइज को चेंज कर देते हैं, उसके वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं।